हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात पढ़ने वाले हैं। गाइस, हमने ऑक्टाहेड्रल संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात पहले पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कि चतुष्फलकीय संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात हम कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि त्रिज्या अनुपात जो है चतुष्फलकीय के लिए कितना आएगा, 0.225 आता है। अब ये कैसे आएगा ये हमें देखना है इसकी संरचना के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक घन को कंसिडर करते हैं, क्यूब मानते हैं। उस क्यूब में हम देखेंगे कि कहाँ पर एनाइन और कहाँ पर कैटाइन प्रेजेंट होते हैं और किस प्रकार से हम वहाँ से त्रिज्या अनुपात को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखना, इस क्यूब में बिल्कुल सेंटर में हमने यहाँ पर रखा हुआ है एक कैटाइन जिसमें पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस कैटाइन को यदि 4 एनाइन घेरे हुए रहते हैं तभी हम उसे चतुष्फलकीय संरचना कह सकते हैं। तो देखना, एक एनाइन हमने यहाँ पे ये वाला दिखाया है, दूसरा एनाइन हमने ये वाला दिखाया है, थर्ड एनाइन ये वाला है और फोर्थ एनाइन ये वाला है। इस प्रकार से ये 4 एनाइन क्या है, इस कैटाइन के चारों ओर है या फिर इस कैटाइन को टच कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, चतुष्फलकीय संरचना कह सकते हैं। गाइस, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये वाले जो एनाइन है मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए छोटे बनाए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ इस प्रकार से होते हैं कि ये वाला एनाइन इस कैटाइन को टच कर रहा होगा, यहाँ पर इस साइड से ये वाला एनाइन भी क्या करेगा, इस कैटाइन को टच करेगा। इसी प्रकार से ये वाला एनाइन भी इसको टच करता हुआ रहता है और ये वाला एनाइन भी क्या करेगा, इसको टच करते हुए इस प्रकार से रहता है। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे किस प्रकार से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को समझना। मैंने आपको बता दिया है कि ये वाला पॉजिटिव आयन है, बाकी की ये जो 4 हमने दिखाए हैं ये नेगेटिव आयन है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ये जो सबसे नीचे वाला फलक था, इस क्यूब का सबसे नीचे वाला फलक जो है उसमें हम एक डायगोनल पास करते हैं। यहाँ पे हम एक डायगोनल फेस डायगोनल बना रहे हैं। इस फेस डायगोनल को यहाँ पर इस पर एक लंब डाला जाता है, जो कि हमारा कैटाइन वाला सेंटर था। कैटाइन के सेंटर से इस डायगोनल पर हमने क्या डाला है, एक लंब डाला है। यहाँ पर जब लंब डाला जाता है तो यहाँ से इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। गाइस, ये मैंने यहाँ पे आपको साइड में दिखाया है। यहाँ पे ये वाला एनाइन जो था उसको हमने इस सर्कल से दिखाया है, इस वाले एनाइन को यहाँ पे दिखाया है और इनके बीच में ये हमने दिखाया है कैटाइन। मैंने आपको बोला है कि इस वाले फेस के इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आपको क्या करना है, डायगोनल बनाना है। और डायगोनल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पे लंब डालेंगे। तो यहाँ पे ये जो समकोण त्रिभुज बना है उस त्रिभुज को हमने यहाँ पर बाहर निकाल कर लिख लिया है। मीन्स यहाँ पे OEA हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज के लिए यदि आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे OA² क्या आएगा, OE² प्लस AE²। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे एक एक करके इनकी वैल्यूज़, किसके लिए वैल्यू क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले आप सिंपली देखना, मैंने आपको बताया कि ये वाला एनाइन यहाँ तक रहता है, मतलब ये जो बिंदु हमने लिया है यहाँ तक एनाइन जा रहा है और ये इस एनाइन का सेंटर पॉइंट रहेगा। तो यहाँ तक कि ये जो क्या हो सकती है, इसकी रेडियस हो सकती है। और रेडियस को हम किससे लिखेंगे, एनाइन की रेडियस है इसलिए हम इसे R- से लिखेंगे। तो हमें सिंपली पता चल गया है कि AE की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे R-। AE की वैल्यू R- कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो OA हमारे पास बना हुआ था इसमें आप देखेंगे कि आधी वैल्यू किसकी है, R- की, और आधी वैल्यू किसकी है, R+ की, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का पार्ट है यहाँ पर। तो R- प्लस R+ हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो OA की वैल्यू कितनी रहेगी, R+ प्लस R-। गाइस, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारे पास वैल्यू किसकी निकालनी बची है, OE की। यदि हमारे पास OE की वैल्यू भी निकल जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रेडियस रेशियो को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिएगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो हमने लंब डाला हुआ है इस फेस डायगोनल पर, ये लंब जो है वो किसके इक्वल होगा, यदि हम इसका डबल करके लिखें तो ये इस CF के इक्वल हो सकता है। ये जो हमने दूसरा फेस है उस फेस की जो भुजा होती है उस भुजा के बराबर हो सकता है। और गाइस, आपको पता है कि किसी भी एक क्यूब की जितनी भी भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे के समान होती हैं। 8 भुजा होती है और 8 की 8 भुजा एक दूसरे के समान रहती हैं।
गाइस नेक्स्ट देखना यहाँ पे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोला कि ये वाली जो भुजा है ये इसका डबल होगी, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2OE इज इक्वल टू CF, कि इसको यदि आप डबल करते हो तो किसके इक्वल बन जाता है, CF के इक्वल बन जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे त्रिभुज ADC से। त्रिभुज ADC कौन सा है, ये हमारे पास A है, ये D है और ये C है, ये हमारे पास क्या हो गया, त्रिभुज ADC हो गया। अब हमें क्या करना है, इस त्रिभुज में वापस से पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करनी है, और पाइथागोरस प्रमेय जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमें पता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर या DC स्क्वायर आप यहाँ से लिख सकते हैं। गाइस नेक्स्ट देखना AC स्क्वायर, ये वाली जो वैल्यू है मैंने आपको बोला है कि एक एनाइन यहाँ पे है, दूसरा एनाइन इसको ऐसे टच करते हुए निकल रहा है, मीन्स ये भी R माइनस है और ये भी क्या है, R माइनस। तो AC को तो आप क्या लिख सकते हैं, 2R माइनस, इसका स्क्वायर था, हमने स्क्वायर करके लिख दिया। यहाँ पे नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हैं, AD प्लस CD, ये दोनों क्या है, घन की भुजा है और भुजाएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, दोनों को एक मानकर लिख सकते हैं। दोनों को हम किसके इक्वल लिख रहे हैं, CF के इक्वल मान के लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2CF स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 4R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 2CF स्क्वायर, CF स्क्वायर की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालते हैं तो 2R माइनस स्क्वायर बनी, CF इज इक्वल टू क्या आएगा, √2R माइनस। जब CF जो है हमारे पास कितना आया है, √2R माइनस आया है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 2OE इज इक्वल टू CF था और CF की वैल्यू यदि हम यहाँ पर रखें √2R माइनस, तो OE क्या करेगा, OE की वैल्यू जब निकालेंगे तो अपॉन में 2 आएगा, और 2 को आप क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, OE इज इक्वल टू 1/√2 इंटू R माइनस, ये हमारे पास OE की वैल्यू निकल गई है। मीन्स अभी हमारे पास OA, AE और OE तीनों की वैल्यूज़ हैं। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हमें कहाँ पर रखना है, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जब हम ये वैल्यूज़ रखेंगे, OA की वैल्यू थी R प्लस R माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे, यहाँ पे ये एज इट इज़ हमने रखा है, यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो √2 किस में चेंज हो जाएगा, 2 में चेंज हो जाएगा, और R माइनस स्क्वायर प्लस R माइनस स्क्वायर, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके लिख सकते हैं, और दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा, 3/2 R माइनस स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है। जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो जो 3/2 था वो किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं R प्लस R माइनस इज इक्वल टू √3/2 R माइनस। अब आपको क्या करना है, यहाँ से R माइनस को इस साइड लेकर जाना है, लेफ्ट साइड से राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये माइनस पे आएगा। अब आप यहाँ से R माइनस को कॉमन निकाल लेंगे। जब आप R माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बनता है √3/2 - 1। गाइस नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, R प्लस के अपोन में किसको लेकर आएंगे, R माइनस, और यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा जब धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात बनता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, त्रिज्यानुपात कहा जाता है। तो यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, त्रिज्यानुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बना R प्लस अपॉन R माइनस इज इक्वल टू √3/2 - 1। यहाँ पे √3 और √2 दोनों की वैल्यूज़ आप रख लेंगे। दोनों की वैल्यूज़ रखने के बाद उनमें से -1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ आएगी 0.225, जो कि किसके इक्वल है, रेडियस रेशियो के इक्वल है। मीन्स चतुष्फलक की संरचना के लिए जब रेडियस रेशियो निकाला जाता है तो वो किसके इक्वल आता है, 0.225 के इक्वल आ जाता है। तो गाइस ये था चतुष्फलक की संरचना के लिए त्रिज्या अनुपात निकालना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को वापस से रिपीट करके देखिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।